हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रपॉन। चलिए आज का हिंदू का एडिटोरियल देखते हैं। नवंबर 9, 2022। आज 3 टॉपिक्स हैं हमारे पास। एक तो एडिटोरियल है, ए नेसेसरी सिग्नल, इट इज अबाउट COP27 गोइंग ऑन इन इजिप्ट। वन इज ऑन काउंटर टेरर डिप्लोमेसी एंड द थर्ड इज ऑन अग्निवीर रिटन बाई एक्स आर्मी चीफ। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले COP का एडिटोरियल देख लेते हैं। ये जो एडिटोरियल है, जो कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, दिस COP हैज बीन गोइंग ऑन इन इजिप्ट, शर्म एल शेख, यहाँ पर ये चल रही है इजिप्ट में, और 6 से 18 नवंबर तक। और जो इशू है बेसिकली वही निकल के आ रही है कि 3 जो स्टेप्स हैं जिसमें हमें इसे करना है, जिसमें है मिटिगेशन, एडेप्टेशन एंड रिपेरेशन। मिटिगेशन का मतलब तो यह है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज GHGs बढ़ रही हैं उनको कम करना है, उनको डिक्लाइन में लाना है, कम करना है। एडेप्टेशन का मतलब है कि हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको एडजस्टमेंट इस तरीके से करना है कि क्लाइमेट डैमेज ना हो। रिपेरेशन का मतलब है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज की वजह से जो डैमेज हो चुका है उसमें कितना कंपनसेशन हो सकता है, रिपेरेशन हो सकता है, जिसे लॉस एंड डैमेज बोला गया है। तो ये 3 चीजें हैं, इन्हीं पे फोकस है। कम भी करना है, इकोनॉमिक पॉलिसी को उसके हिसाब से एडजस्ट करना है, और साथ साथ लॉस एंड डैमेज, रिपेरेशन, लॉस एंड डैमेज। ऑब्वियसली जो छोटे देश हैं, डेवलपिंग देश हैं, वो क्यों इसका खामियाजा भुगतें जो बड़े देशों ने किया है, तो उनको जो नुकसान होगा उसको लॉस एंड डैमेज कंपनसेट किया जाए। और इस COP27 में लॉस एंड डैमेज को एजेंडा पे ले लिया गया है। जो अब तक नहीं लिया गया था, बड़े स्तर पर ले लिया गया है, एजेंडा में आ गया है। उसी बारे में ये एडिटोरियल है जो ये कहता है कि हाउ टू इंश्योर दैट ऑल कंट्रीज कंट्रीब्यूट टू पेइंग फॉर व्हाट इट टेक्स टू अवॉइड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग without compromising on the economic development while accounting for their historical responsibility in exacerbating the crisis। बात वही आ रही है कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनको फंड किया जाए, फाइनेंस किया जाए, ताकि क्लाइमेट जस्टिस हो पाए। देयर आर सेवरल कंट्रीज, स्पेशली आइलैंड नेशंस। मैंने आपको जो COP का पहले एडिटोरियल डिस्कस किया था, बताया था आपको कि बहुत सारे देश हैं जहां पर स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स सिट्स, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स वो देश हैं जो, जैसे वनुआतु के बारे में बताया था कि छोटे छोटे ऐसे आइलैंड नेशंस हैं जो अगर ग्लेशियल मेल्टिंग होती जा रही है, डूबने के कगार पर हैं। इन देशों का तो खास तौर से इंपॉर्टेंट रोल है। देयर आर सेवरल कंट्रीज, स्पेशली आइलैंड नेशन, दैट स्टैंड टू लूज द मोस्ट फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग विदाउट हैविंग ए रोल इन कॉजिंग इट। ऑब्वियसली इन देशों का कोई योगदान नहीं है। बताया आपको कि वो 1% से कम पॉपुलेशन है देश की, 1% से कम GDP में योगदान उनका है, 1% से कम उनके पास टेरिटोरियल एरिया है, स्टिल उनको असर उनके ऊपर बहुत ज्यादा इसका होना है। तो ये गिवन दैट COP एग्रीमेंट्स आर नॉन बाइंडिंग ऑन द सिग्नेटरी मेंबर स्टेट्स। याद रखना है कि ये जो COP एग्रीमेंट्स हैं ये नॉन बाइंडिंग है इस आर्टिकल के अनुसार। और मतलब जैसे USA है, निकल गया फिर शामिल हो जाएगा। तो ये जो बेसिकली ये जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं, इससे ये फायदा होता है कि थोड़ा सा हरकत में देश आ जाते हैं और कुछ एक्शन लेने लगते हैं। इट इज दस अप्रोप्रिएट दैट COP27 इज व्यूड एज द सो कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन COP। अब यहां से निकल के ये आता है कि जो प्रेसिडेंट है COP27 के, इजिप्ट है इसमें प्रेसिडेंट, तो उन्होंने बोला ही इम्प्लीमेंटेशन COP इसको बोला है 27 को। कहने का मतलब है कि जो पेरिस एग्रीमेंट में जो तय किया गया था, अब उसे इंप्लीमेंट प्रॉपर तरीके से किया जाए। तो 27 को, COP27 को इंप्लीमेंटेशन COP बोला गया है। While there is agreement that developed countries foot the bill, the bulk of the wrangling is over determining how the bill is paid. The implementation COP, India has said, must set out transparent payment system and spell out how countries already reeling under climate disasters can be compensated. इंडिया ने बोला है कि कैसे कंपनसेट कर सकते हैं उनको। दिस विल ऑल्सो मीन ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी फ्रॉम रेसिपिएंट नेशंस। ऑब्वियसली जो पैसा मिलेगा वो तो ठीक है, लेकिन जिनको मिल रहा है वो इसका ठीक इस्तेमाल करेंगे। ऑन हाउ दीज इन्वेस्टमेंट मेजरेबली इंप्रूव अ ट्रांजिशन अवे फ्रॉम द पॉल्यूटिंग सोर्सेज। तो कुल मिला के बात यह है इस पूरे जो एडिटोरियल है कि जो
लॉस एंड डैमेज एजेंडा पे आ गया है। दूसरा ये है कि फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और जो फाइनेंस मिलेगा उसका ठीक से इस्तेमाल किया जाए। और बोला गया है इसको इम्प्लीमेंटेशन COP, कहने का मतलब है कि जो पेरिस एग्रीमेंट में चीज़ें तय हुई हैं वो इम्प्लीमेंटेशन कायदे से हो जानी चाहिए, इज द जिस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल। सेकेंड इज ऑन सैफरन स्ट्राइट्स, टिपिकल पॉलिटिकल, हमारे एग्जाम पर्पज से नहीं है। फिर ये आ जाता है काउंटर टेरर डिप्लोमेसी में, नो कॉन्सेंसस इज डिरेलिंग द काउंटर टेरर डिप्लोमेसी। आतंकवाद से दुनिया परेशान है और इसमें सभी देशों में बहुत सारे कई पहलुओं पर मतभेद हैं, उसके बारे में है। और ये बोला गया है कि जब तक ये मतभेद खत्म नहीं होंगे तब तक ये एड्रेस नहीं हो पाएगा और ऐसे ही चलता रहेगा। द ऑथर, द कॉलमिस्ट इज वेरी वेल नोन, शी राइट्स ऑन सच इश्यूज। तो उसके बारे में है। अभी 2-3 बातें इन्होंने बताई है। इंडिया में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स काउंटर टेररिज्म कमेटी की 2 मीटिंग हुई, बॉम्बे में और दिल्ली में, और इसमें दिल्ली डिक्लेरेशन अनाउंस हुई थी। दिल्ली डिक्लेरेशन क्या है? जो इस कमेटी ने इस समय अनाउंस किया कि ऐसा ऐसा किया जा सकता है, इसे दिल्ली डिक्लेरेशन कहा गया। दिल्ली डिक्लेरेशन इज व्हाट हैज बीन अनाउंस्ड इन द मीटिंग ऑफ यूएन्स सिक्योरिटी काउंसिल्स काउंटर टेररिज्म कमेटीज डिक्लेरेशन कॉल्ड दिल्ली डिक्लेरेशन, विच इज नॉन बाइंडिंग। याद रखना है, दिल्ली डिक्लेरेशन नॉन बाइंडिंग है। शामिल बहुत लोग हुए हैं, देश हुए हैं, बट नॉन बाइंडिंग है। साथ साथ नवंबर के आखिरी हफ्ते में नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस भी इंडिया में 3rd एडिशन इसका होने वाला है, 3rd एडिशन ऑफ नो मनी फॉर टेरर। और दिसंबर के महीने में एक और मीटिंग इंडिया में होने वाली है। इंडिया विल चेयर ए स्पेशल ब्रीफिंग ऑन द ग्लोबल काउंटर टेररिज्म आर्किटेक्चर। तो ये जो नवंबर दिसंबर में काफी कुछ आतंकवाद पे इंडिया स्पेसिफिक इंडिया में होने वाला है, ये बताया गया है शुरू में। साथ साथ आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस की बात इन्होंने की है। दो फोकस इज ऑन द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, स्टिल सर्टेन चैलेंजेस ऑलरेडी एग्जिस्ट राइट नाउ। तो सबसे पहले तो ये GOT, दैट इज द ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म, जो अटैक्स हुए थे अमेरिका में, उसके बाद जो ये ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म शुरू किया था अमेरिका ने, लंबे समय तक चला। ऐसे में इराक को और इन चीज़ों को लेके, अफगानिस्तान को लेके बनाया गया था। लेकिन ये इस कॉलमिस्ट के अनुसार ये खत्म होता दिखता है जब अमेरिका ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया अफगानिस्तान से विड्रॉ कर लेते हैं। तो एक तरीके से तो ये एक चैलेंज है कि जब अमेरिका ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है तो मुश्किल हो जाएगी। दूसरे ये कहते हैं कि ये GWOT itself was built on unequal campaigns पे ये बिल्ड अपॉन है। कहने का मतलब है अमेरिका से संबंधित आतंकवाद है, उसके लिए तो एक्शन लिया जा सकता है, बट वही अगर जब भारत के लिए हुआ है तो उस पर कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस उसको नहीं दी गई है। तो बेसिकली अनइक्वल कैंपेन है। जब तक सभी देश ये नहीं समझेंगे कि हम इक्वली वनरेबल है इस चीज को लेकर, तब तक कोई कॉन्सेंसस आएगा नहीं, और जब तक कॉन्सेंसस नहीं आएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। अगले पैराग्राफ में बोल देते, इवन आफ्टर दिस GWOT was launched, Pakistan's role as the US ally and China's iron friend, that is Pakistan, ensured that UNSC designations of those who threatened India the most, including Masood Azhar and Hafiz Saeed, never mentioned their roles attacking India. मैक्सिमम भारत ने बड़ी कोशिश की इसके लिए कि जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन पाकिस्तान में है उनका नाम डेजिग्नेट हो, बट वो नहीं हो पाता है। हुआ ये कि बस पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया, जो कि अभी एक ही महीने पहले वहां से इसको निकाल दिया गया है। जब पाकिस्तान को निकाल दिया गया है तो फाइनेंस फिर होने लगेगा। फाइनेंस होगा तो उस फाइनेंस का मिसयूज हो सकता है। जो पाकिस्तान का इंटरनेशनल फाइनेंस पे रोक लगी हुई थी वो अक्टूबर 2022 में FATF की ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है, और होना ये चाहिए था कि ब्लैक लिस्ट हो, लेकिन वहां से हटा दिया गया। तो एक इशू ये है, चैलेंज ये हो गया। दूसरा एक तो ये है अमेरिका ने विड्रॉ कर लिया अपने आप से अफगानिस्तान को। ये सभी देश वनरेबिलिटी को बराबर समझेंगे, अनइक्वल कैंपेन को इक्वल बनाना पड़ेगा। दूसरा ये है कि FATF से पाकिस्तान को निकाल दिया गया है, ये प्रॉब्लम है। आतंकवाद को अनदर कंट्रीज प्रॉब्लम समझना, इट इज ए प्रॉब्लम। और जितने भी UNSC के रेजोल्यूशंस हैं 1267, 1370 आर रेंडर्ड आउटडेटेड एंड यूजलेस, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। कई बार देखा गया है कि चाइना वीटो पावर का इस्तेमाल कर लेता है और नहीं डेजिग्नेट होने देता है। ए ब्लर ओवर डेफिनेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। अब बात ये निकल के आ रही है,
आतंकवाद के तरीके बदलते जा रहे हैं, फाइनेंस के तरीके बदलते जा रहे हैं, काम करने के तरीके बदलते जा रहे हैं, रिक्रूटमेंट के तरीके बदलते जा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी और फाइनेंस इनकी तरीके चेंज हो गए हैं, तो काउंटर मेजर्स हैव टू also change. Now, the growing global polarization over the Russia-Ukraine war is not only shifting the focus from terrorism but also blurring the lines on what constitutes terrorism. आतंकवाद की डेफिनेशन तो यूनिफॉर्म है नहीं, और रशिया यूक्रेन वॉर में का एग्जाम्पल देके बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल द CTC मीटिंग इन दिल्ली, फॉर एग्जाम्पल जो काउंटर टेररिज्म मीटिंग हुई है, कमेटी की मीटिंग हुई है दिल्ली में, वॉज डिस्ट्रप्टेड ओवर रशियाज क्लेम्स। इस मीटिंग में रशिया ने यह क्लेम किया कि इंग्लैंड हेल्प्ड यूक्रेन लॉन्च ड्रोन अटैक्स ऑन रशियाज नेवल फ्लीट इन सेवास्तोपोल। अगर आतंकवादी इस्तेमाल करते हैं ड्रोन का तो वो आतंकवाद है, लेकिन जब यूके ने असिस्ट किया है यूक्रेन को एक पुल तोड़ने में तो वो आतंकवाद नहीं है क्या? यहां कंफ्लिक्ट आ जाती है। क्वेश्चन रिमेन्स, इफ ड्रोन अटैक्स बाय यमनी हुतीज ऑन UAE and Saudi Arabia's oil infrastructure were condemned as terrorist attacks, why was the line drawn for drone attacks on Russian ships in a port used for loading grains, bridge bombing that put so many civilians? Obviously कि जो ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं जिससे सिविलियन लाइफ डिस्टर्ब हो रही है उसको आतंकवादी अटैक नहीं माना जा रहा है, बट हुती रिबेल्स कर रहे हैं UAE में तो वो माना जा रहा है कि वो आतंकवादी अटैक है। तो एक तो ये लाना पड़ेगा कि ड्रोन अटैक किसी भी इवन मतलब जो मैकेनिज्म है, मॉडर्न मैकेनिज्म है, उनको डिफाइन करना होगा। इस पर्पस के लिए होंगे तो सही है, इस पर्पस के लिए होंगे तो गलत है। दैट इज इट कैन नॉट गो टुगेदर। सेकेंड थिंग यहां पर यह बोला जा रहा है अब अपॉर्चुनिटी लूज हो गई जब 1996 में इंडिया प्रपोजल 1996 ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, इंडिया ने ये CCIT प्रपोज किया था, जो कि एज इट इज पड़ा हुआ है, इस पर कुछ भी नहीं हुआ है। CCIT की ये इंडिया ने जनरल असेंबली में प्रपोजल दिया था कि CCIT पर काम हो जाए, बट नथिंग हैज बीन डन। और अभी भी कोई भी डेफिनेशन नहीं है टेररिज्म की। कंसर्न्स ओवर ह्यूमन राइट्स, लॉ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड ओल्ड डिबेट ऑन फ्रीडम फाइटर वर्सेस टेररिस्ट। एक देश के आतंकवादी दूसरे के लिए, किसी देश के लिए जो आतंकवादी है वो उस देश के लिए फ्रीडम फाइटर्स हो सकते हैं, ये क्लैरिटी नहीं है। अगला चैलेंज आ जाता है टेक्नोलॉजीज एंड वेपनाइजेशन ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर टेररिस्ट पर्पसेस। फॉर एग्जांपल ड्रोन को लेके आ जाता है, ड्रोन के पर्पस यूजफुल हैं तो उसके नेगेटिव यूज भी हो सकते हैं, उसको डिफाइन करना पड़ेगा। अब फाइनेंस में देखें तो टेरर फाइनेंसिंग इज ए चैलेंज, बिटकॉइंस वगैरह हैं, बिटकॉइंस है, टेरर कम्युनिकेशन है, सोशल मीडिया है, डार्क वेब है, इवन गेमिंग सेंटर्स है। तो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़े बेसिस पे इस्तेमाल हो रहा है। अब जो रिक्रूटमेंट के तरीके हैं, रेडिकलाइजिंग के तरीके हैं, सब चेंज हो चुके हैं। इन सब की एक बेसिक डेफिनेशन या कॉन्सेंसस बेस्ड डेफिनेशन, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे होना है, फाइनेंसिंग को कैसे रोका जाए, इन सब के ऊपर एक सहमति बनानी बहुत जरूरी है। लास्ट पैराग्राफ में शी सेज द ड्राइवर्स ऑफ स्ट्राइफ अनलेस देयर इज अ ग्लोबल कंसेंसस ऑन रेगुलेटिंग द यूज ऑफ दीज इमर्जेंट टेक्नोलॉजीज बाय ऑल रिस्पॉन्सिबल स्टेट्स, इट इज हार्ड टू डिस्टिंग्विश देयर यूज फ्रॉम दोज बाय डेजिग्नेटेड टेररिस्ट और स्टेट स्पॉन्सर्ड। जब तक इस पे कॉन्सेंसस नहीं बनेगा कि ये कैसे इस्तेमाल होगी, ऑब्वियसली प्रॉब्लम है। इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं ईरान का, नॉर्थ कोरिया का, कैसे वो देशों की मदद से आतंकवाद होता है। यहाँ पे अगला कहा जा रहा है नॉर आर देयर एनी ग्लोबली एक्सेप्टेड नॉर्म्स ऑन हाउ एंड इन व्हाट मेजर वन इज टू रिस्पॉन्ड टू दोज अटैक्स। विदाउट सम कॉन्सेंसस ऑन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स टेरर, नो वॉर ऑन टेररिस्ट कैन बी ट्रूली ग्लोबल। ऑब्वियसली कॉन्सेंसस लाना बहुत जरूरी है। लास्ट में शी सेज कि द ट्रुथ इज ग्लोबल इनइक्विटी, फूड एंड एनर्जी शॉर्टेजेस, क्लाइमेट चेंज एंड पेंडेमिक्स are going to be the next big drivers of strife and violence in the world। अब नए नए कारण, चाहे वो खाने की कमी हो, पेंडेमिक्स हो, क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स हो, फूड एनर्जी क्राइसिस हो, ये सब के सब इंटरनल वायलेंस या इंटरनेशनल वायलेंस की वजह बन सकती हैं, जहां पर ग्लोबल स्टेक होल्डर्स ऐसा है और ग्लोबल स्टेक होल्डर्स पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स में पड़े हुए हैं। इसलिए अंटिल द वर्ल्ड हैज टू कम टुगेदर और एक सही और कॉन्सेंसस बेस्ड एग्रीमेंट करना पड़ेगा, तभी जाके आतंकवाद पे बात बन पाएगी। चाहे वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो या फाइनेंस का हो, इस पे पूरे वर्ल्ड को एक साथ आना पड़ेगा। कई बार देखा गया है डिफरेंट देश अपने हिसाब से उन चीज़ों को डिफाइन कर लेते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। दैट इज द वर्ल्ड इटसेल्फ इज डिवाइडेड ओवर द इशू, डेफिनेशन, फंडिंग एटसेट्रा ऑफ टेररिज्म। तो होल पर्पज ऑफ दिस आर्टिकल इज दिस ओनली। कॉलम लास्ट इज
अग्निपथ डायरेक्शन रिटन बाय एक्स जनरल ऑफ आर्मी जनरल नरावने। यहाँ पर इन्होंने कुछ खास, इसमें कुछ भी नहीं है, नथिंग इज देयर, जहाँ पर इस पूरे कॉलम में कोई खास नहीं है। इन्होंने ये बोला है कि चेंज आना चाहिए समय के साथ। बेसिकली कहने का बात यह है कि ये जो स्कीम बनी है, अग्निपथ की स्कीम बनी है, जिसमें 4 साल बाद जो रिक्रूट्स हैं वो रिटायर कर दिए जाएंगे, उनमें से 25% को गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगी आर्मी में, रेस्ट को रिटायरमेंट दे दिया जाएगा, उसको लेकर है। तो ये जस्टिफिकेशन है पहली बात शुरू में कि भाई चेंज इनएविटेबल होता है तो चेंज तो होना ही चाहिए, और ग्लोबल प्रैक्टिसेस ऐसी हो रही हैं। अमेरिका और यूरोपियन देश इसको लंबे समय से करते चले आ रहे हैं, जहाँ 3-4 साल के लिए शॉर्ट कमीशन में लिया जाता है, उसके बाद लोगों को रिटायर कर दिया जाता है। तो उसके बारे में एक यह है कि चेंज ज़रूरी है। दूसरी बात है कि समय बदल गया है, सर्कमस्टांसेस बदल गए हैं, उसके हिसाब से चेंज होना चाहिए। पहले यह था कि जो प्रॉब्लम्स थी उनके हिसाब से ट्रेनिंग बहुत लंबी हुआ करती थी। अब जो रिक्रूट्स हैं वो बिल्कुल ऑलरेडी दे न्यू द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, डिजिटल एज के जो नए रिक्रूट्स हैं उनको ज़्यादा सिखाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए है, और बेसिक ट्रेनिंग उनकी कम की जा सकती है और उनको 6 महीने की ट्रेनिंग और 3.5 साल काम पे सीधे रखा जा सकता है। दूसरी एक तो इशू है कि ट्रेनिंग में चेंज लाया जा सकता है। दूसरा ये है बॉन्डिंग एंड एस्प्री डी कॉर्प्स। एस्प्री डी कॉर्प्स का मतलब है कि टीममैनशिप वाली बात है। देयर इज अ सेइंग दैट देयर आर गुड यूनिट्स, नो बैड यूनिट्स, ओनली गुड ऑफिसर्स एंड बैड ऑफिसर्स। कहने का मतलब है कि अगर राइट ऑन जॉब पे उनसे ठीक से काम कराया जाए, ठीक सुपरविजन है, तो सैनिक ठीक से काम कर सकते हैं। यंग जो लोग हैं वो ज़्यादा, वर्ल्ड में भी ऐसा हो रहा है कि जो यूथ है उसको एम्फेसिस दिया जा रहा है, और यहाँ पर इस पैराग्राफ में बोला है कॉलमिस्ट ने कि प्रायर टू 1971 वॉर रिक्रूट्स वर इंडक्टेड इनटू यूनिट्स आफ्टर ए कर्टेल्ड ट्रेनिंग पीरियड। 1971 से पहले बहुत कम समय के लिए उनको ट्रेनिंग दी गई थी। उसके बाद जब वक्त आया तो दे शोड देयर मेटल, और उनमें से एक एग्जाम्पल दिया है कि 19 साल के सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र दिया गया था। ऐसे ही कारगिल में भी उन्होंने इस तरीके एग्जाम्पल दिए हैं। तो जो यूथ होता है वो अच्छा परफॉर्म करता है, कम ट्रेनिंग में भी अगर सुपरविजन ठीक है, दे कैन डू वेल। लेटरल एब्जॉर्प्शन लेटर, ये तो है ही, सरकार ने बोला है कि होम मिनिस्ट्री ने बोला है कि हम इतने % लोगों को ले लेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बोला है कोस्ट गार्ड में ले लेंगे या और जितनी भी सर्विस उनमें ले लेंगे। तो उनको एब्जॉर्प्शन के लिए जो बोला गया है, चाहे होम मिनिस्ट्री हो चाहे डिफेंस मिनिस्ट्री हो, दोनों ने ही गारंटी दी है कि वी कैन टेक देम आफ्टर दिस थिंग, 10% लेटरल इंडक्शन। यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट सेज दैट इंडिया's population is among the youngest in the world, और डेमोग्राफिक पॉइंट इज डिविडेंड ओनली इफ इट इज डिसिप्लिन्ड एंड इम्ब्यूड विद अ नेशनलिस्टिक फर्वर। ये एक जनरल पैराग्राफ है। तो बेसिकली पॉइंट इज दिस ओनली, जस्टिफिकेशन है, चेंज होना चाहिए, ग्लोबल प्रैक्टिसेस पे बेस्ड है ये, ऐसा नहीं इंडिया ही कर रहा है, वर्ल्ड ओवर हो रहा है, टेक्नोलॉजी बेस्ड हो रहा है, ट्रेनिंग पीरियड टेक्नोलॉजी के हिसाब से है। टेक्नोलॉजी वॉरफेयर इज वेरी बेस्ड वॉरफेयर हैज बिकम द नॉर्म दीज डेज। तो उसके बारे में है, नॉट वेरी इंफॉर्मेटिव आर्टिकल, जस्ट जो अब तक हम पढ़ते आए हैं उसी के ऊपर है, इसमें बहुत कुछ नया नहीं है। तो दिस इज समथिंग अबाउट this particular column from Hindu. So students, this is all from the editorial page of the Hindu for today, November 9th. Thank you very much for watching this video. Thank you.